बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मुकीत अली शाह। वेलकम टू सेरीना व्लॉग्स। आज मैं हाजिर हुई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हॉस्टिलिटीज़ चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ दोनों तरफ, लेकिन ख़ास तौर पे अफगानिस्तान में ज़्यादा हुआ क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री ने डीप इनसाइड अफगानिस्तान भी जाके स्ट्राइक की, जो उनको मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे उनको एलिमिनेट करने के लिए। हर कोई चाह रहा था कि पूरी दुनिया बल्कि काफ़ी हद तक मोबिलाइज़ हो चुकी हुई थी कि किसी तरीके से इस खित्ते को पुरअमन रहने दिया जाए, और अगर ये दोनों मुसलमान ममालिक आपस में और ज़्यादा कन्फ्रंटेशन में रहते तो ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जानी थी। तुर्किया और कतर ने ये डिसाइड किया और इन लोगों ने कहा कि हम साथी का किरदार अदा करते हैं, और दोहा के अंदर एक पीस डील साइन हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। मैं पहले बताता चलूँ कि दोनों तरफ से जो सिंडिकेट था, इसमें दोनों के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, उनके मुल्ला याकूब, और इस तरीके से दोनों तरफ के जो इंटेलिजेंस चीफ्स थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। इसमें कहा जाता है कि शुरू में तो बहुत ज़्यादा मुल्ला याकूब जो थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन फिर उनको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, उनको ब्रीफ किया गया, बताया गया सबके सामने, उस पूरी सिंडिकेट के सामने कि किस तरह कब कब और कहाँ कहाँ पाकिस्तान ने अफ़गानियों को सपोर्ट की, और आज आप लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कभी आपकी सपोर्ट नहीं की। उनको ये बताया गया कि 1980s में जब सोवियत वॉर हुई आपकी, तो इट वाज़ अ पाकिस्तान कि जिसने अपना बॉर्डर्स आपके लिए खोले और 5 मिलियन रिफ्यूजीज़ हमारी तरफ आए, और इन रिफ्यूजीज़ की वजह से जो हमारा लिबरल कल्चर था वो क्लैशनिकोव कल्चर में और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म में कन्वर्ट हो गया, और वो अभी तक वापस नहीं गए। ऑलमोस्ट 4 to 4.2 मिलियन आज तक पाकिस्तान में मौजूद हैं। उसके अलावा और उनको बताया गया कि जो आपके हैबतुल्लाह साहब हैं, मुल्ला हैबतुल्लाह साहब, ये पाकिस्तान में 1996 तक थे क्वेटा में। और जब अब तालिबान ने अफ़गानिस्तान में हुकूमत ले ली 1996 में, तो ये क्वेटा से अफ़गानिस्तान चले गए, वहाँ पे अपने काम करते रहे, और 5 साल बाद जब दोबारा अफ़गानिस्तान की हुकूमत, तालिबान की हुकूमत जब टॉपल हुई, तो 2001 में ये वापस क्वेटा आए, और यहाँ पे इनको बहुत सीक्रेसी के साथ रखा गया, दुनिया की नज़रों से छुपा के। तो अफसोस के साथ कहा गया कि आज वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रही है। फिर उसके बाद उनको बताया गया कि जो इनके डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इब्राहिम सदर साहब, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पेशावर में रहे, उनको भी पाकिस्तान इसी तरीके से एजुकेशनिस्ट पॉलिसी के तहत उनको पढ़ाया, यहाँ पे उनको वो रहे पेशावर में जब अभी उनकी हुकूमत आई है। और ये वो शख्स हैं जिनकी वजह से जो हकानी साहब हैं, उनकी जो हकानी को कहा जाता है कि वो बहुत करीब है पाकिस्तान के, उनकी पावर को कम करके इन सदर साहब की पावर को बढ़ाया गया है। ये भी पाकिस्तान के अगेंस्ट चीज़ों में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। फिर उसके अलावा उन्होंने बताया कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर, ये भी पाकिस्तान के अगेंस्ट और इंडिया को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए। उनको मैंने ब्रीफ करते हुए बताया कि ये और मुल्ला उमर, इन्होंने तालिबान हुकूमत स्टार्ट की, मूवमेंट स्टार्ट की, और ये अक्सर टाइम अपना जो है ना वो पाकिस्तान में रहे, ये क्वेटा में रहे, लेकिन आज ये पाकिस्तान के अगेंस्ट और इंडिया को सपोर्ट करते हैं। फिर इस तरीके से उन्होंने मुल्ला याकूब को बताया कि आप भी तो क्वेटा में बहुत अरसा रहे हैं, और उन्होंने बताया कि अगर आपको मैं पर्सनल कंडक्ट की बात करूं, तो आप 2021-22 में जब पीस डील्स हो रही थी वर्ल्ड पावर्स के साथ, तो उस टाइम किस तरह आपने एमन अल जवारी, उनकी इंफॉर्मेशन दी, जो जिनके साथ आप डील कर रहे थे, उनकी इंफॉर्मेशन दी, और वो हकानी साहब के घर में रह रहे थे, और वहाँ पे उनको कत्ल कर दिया गया। और उनको बताया कि किस तरह उनकी जो हेड मनी थी, वो किस तरह उसकी ट्रांजैक्शन हुई, किस तरह वो कहाँ तक किसके पास पहुँची, उनको बताया कि सारी डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो उनको कहा कि आप खुद देख लें, आप अपना किरदार देख लें, कि जो आपका एक मेहमान जिसने आपको इतना सपोर्ट किया रखा, आपके घर था, जब आपको एक एवेन्यू मिला, वहाँ पे आपने उसकी इन्फॉर्मेशन दी, उसको कत्ल करवाया, और आज आप बैठ के हमें लेक्चर दिए। तो उनको ये भी एक बात क्लियर कट बताया गया कि जो आपने मिथ बनाई हुई है ये किताबों और कहानियों के ज़रिए कि 5000 साल में कभी किसी ने नहीं हराया, तो उनको ये भी बड़ा क्लियर कर दिया गया है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट से आप शुरू हो जाएं। चंगेज़ खान ने भी हराया, अलेक्जेंडर ने भी हराया, असफ़हान ने भी हराया है, अंग्रेज़ों ने भी हराया है। एक अंग्रेज़ जंग जो थी, अंग्रेज़ों के साथ जो एक जंग थी, एंग्लो अफ़गान वॉर, उसमें तो ईरान ने इनको सपोर्ट की थी। अगर ईरान नहीं आता तो उसमें तो ये बच ही नहीं पा रहे थे।
और जो ड्यूरेंट लाइन जब बनी थी, वो ड्यूरेंट लाइन बनी ही इस वजह से थी क्योंकि अफ़गान हार गए थे। अगर अफ़गान ना हारते तो ड्यूरेंट लाइन को कभी एग्री ना करते। बकौल इनके ये जो ड्यूरेंट लाइन की जो ईस्ट में जितना भी एरिया है वो सारा तो अफ़गानिस्तान का इनके बकौल। तो इन्होंने वो एरिया कंसीड क्यों किया? क्योंकि ये हार गए थे। इनके तो बादशाह को तक को पकड़ के ले गए थे। ये तो उस टाइम भी हारे थे। अच्छा, सोवियत के अगेंस्ट ये हारे हैं। 10 साल ये हारते रहे हैं। ये 10 साल गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ते रहे, इधर छुपना, उधर छुपना। फिर पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट की, यूएसए ने बहुत सपोर्ट की, तो ये हारे तो हैं। ठीक इसी तरीके से अगर ये नेटो वॉर की बात करते हैं 2001 से 2022 तक 21-22 साल जो बनते हैं, उसमें भी ये हारे। अमेरिका और नेटो यहाँ पे आके बैठ गया था ना। ये तो गोरिल्ला वॉरफेयर हुई, उन्होंने अपने मकासद अचीव कर लिए, उनको फ़ील हुआ कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम कि यहाँ से चला जाए। तो उनको ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से बता दी हैं और उनको अंदाज़ा भी हो गया, ये पिछले जो 5-6 दिन की जो कॉन्फ्रंटेशन थी पाकिस्तान के साथ, इनको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि इतना आसान नहीं है किसी एक फुल फ्लेज्ड आर्मी के साथ फाइट करना। गोरिल्ला वॉरफेयर फिर भी आप इट इज़ ईज़ी इन अ सेंस कि आपको एक स्टैंडिंग आर्मी के अगेंस्ट एक बैटलफील्ड में नहीं लड़ना होता। आप छुप रहे होते हैं, कभी आप उसको एम्बुश करते हैं, कभी कुछ और टैक्टिक्स अपनाते हैं। लेकिन एक आप बॉर्डर पे खड़े हैं, आपको पता है कि आपके पास भी एक इक्विपमेंट है, उसके पास भी इक्विपमेंट है और ज़्यादातर चांस 50-50 चांसेस होते हैं। एम्बुश में तो 75 एम्बुश करने वाले के पास होते हैं, 25% होते हैं क्योंकि जो एक बंदा जा रहा है मूवमेंट पे वो फटीग्ड है, वो थका हुआ है, उसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, उसको उसकी पोजीशन लेना मुश्किल है, आप प्लान करके आ रहे हैं। तो इस वजह से आप देख लें जब इनको स्टैंडिंग आर्मी के अगेंस्ट फाइट करनी पड़ी तो इन्होंने कितनी इनके लिए मुश्किलात थी, इन्होंने कितनी मार खाई है। और एक और चीज़ जो कि बहुत दुख और अफसोस वाली है, वो जो चमन वाली स्विंग बोल्दफ वाली साइड पे जो इन्होंने हमारे कस्टम एहलकार के साथ की जो बेसिकली शहीद करके और जो उसकी लाश के साथ जो बेहरमती की है, ये तो इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी। इन्होंने पूरी दुनिया को बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा को इन्होंने अपना असल चेहरा दिखा दिया। लोगों को पता चल गया, पाकिस्तान में जो कुछ लोगों को शक व शुबा था ना, जो लोग समझते थे कि जिन्हें बड़ा नुकसान कर दिया पाकिस्तान ने, गलत किया है, मुस्लिम उम्मा असल तो है ही वो खलीफा, और ये जो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान में भी बने हुए थे, अब पाकिस्तान में भी लोगों को पता चल गया कि इनकी असल हैसियत और असल सूरत हाल है क्या, इनका असल चेहरा क्या है। ये इनका असल चेहरा है, अंदर से बेसिकली ये ऐसे हैं। दुनिया के सामने ये दिखाता है ना कि हम ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, हम इस्लामिक और जो मुआशरा ये लेकर आना चाहते हैं तो किसी भी सूरत किसी भी मुसलमान मुल्क को मेरा नहीं ख्याल कबूल होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पीस लास्ट करे, ये अमन देरपा हो, इससे दोनों ममालिक के लिए फ़ायदा हो। और जहाँ तक रही बात एरियाज़ की, जो पाकिस्तान ने एरियाज़ कैप्चर किए हैं और ट्रेड ट्रांजिट की, इसके बारे में पाकिस्तान ने बहुत कैटेगोरिकली इनको कह दिया है कि जब तक आप टीटीपी और बीएलए के अगेंस्ट सब्सटेंशियल किस्म के आप मेजर्स नहीं लेंगे और हमें प्रूफ नहीं दिखाएंगे, तब तक हम ये दोनों पॉइंट्स आपके एग्री नहीं करेंगे। तो अब जो अफ़गानिस्तान हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा टर्मोइल में है, वो परेशान है क्योंकि उन्होंने अब उनके खिलाफ एक्शन लेना है। सब्सटेंशियल एक्शन वो कैसे लेंगे? और 24 या 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में अभी बैठक लगने वाली है सिंडिकेट्स की। तो अब देखते हैं कि आगे इसको अफ़गानिस्तान कैसे लेके चलता है और क्या ये सीज़ फायर देरपा है या ये फॉर टाइम भी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये देरपा हो और दोनों ममालिक में अमन फैले, दोनों ममालिक में गुर्बत है और दोनों ममालिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएँ। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।